ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, एक बार फिर हाजिर हैं हम फोन इन कार्यक्रम लेके, और ये हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। नीलम बहन अपने श्रोताओं को बताते हैं आज का विषय। आज का हमारा विषय है शरतकालीन गन्नों में अंतः फसली खेती। जैसे कि श्रोताओं, मौसम बदल रहा है, आप भी देख रहे हैं, थोड़ी सी ठंडक हो गई है, और इस समय गन्ने में किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सामायिक कार्य होते हैं वो करने चाहिए, और अंत्य फसली क्या होता है, क्या इसका कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपका समस्या है या समाधान पाना चाहते हैं, अंत्य फसली कौन सा लगाना चाहते हैं, कोई भी समस्या आपकी समाधान चाहते हैं, तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं आमंत्रित स्टूडियो में आप उनसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी बिल्कुल। और विशेषज्ञ हैं आज के डॉक्टर श्रीपाल राणा, पूर्व ये वैज्ञानिक रह चुके हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RS बाना, प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। चलते हैं श्रोताओं विशेषज्ञों के पास, और संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार, और डॉक्टर श्रीपाल राणा जी और डॉक्टर RS बाना जी दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। जिस तरीके से बताया गया कि आज हम बात करेंगे कि शरदकालीन गन्ने में अंतः फसली खेती, तो उस पर भी बात करेंगे कि लेकिन जो किसान भाई इस समय हमारे खेती में लगे हुए हैं, धान की फसल काट रहे हैं, रबी फसलों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें साथ साथ बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने शरदकालीन गन्ने की बिजाई की भी तैयारी की हुई है। कुछ किसान भाइयों ने शरदकालीन गन्ने की बिजाई कर ली है और कुछ करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो अभी शरदकालीन गन्ने की बिजाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले राणा जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस समय हमारे किसान भाई जो बिजाई करना चाहते हैं गन्ने की, तो क्या सावधानी रखें? क्योंकि गन्ने को भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम फसलों में माना जाता है, और चीनी का प्रमुख स्रोत गन्ना ही है। संपूर्ण विश्व में भारत गन्ना क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए गन्ने का आर्थिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे देश के लिए भी, किसानों के लिए भी, क्योंकि एक गन्ना ऐसी है जो कैश क्रॉप है, इसको जब हमारे किसान भाई बेचते हैं तो उनको सीधा पैसा मिलता है, और उसके साथ साथ एक साल की फसल होती है। किसान भाई उसको एक बार लगा के थोड़ी देखभाल करते हैं, खाद पानी डाल के जब उसको तैयार करते हैं, उसके बाद फसल जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, बस उत्पादन मिलता है। तो डॉक्टर साहब, जो मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जो गन्ने की फसल जिन्होंने लगाई है या लगाना चाहते हैं इस समय, तो वो किन बातों का ध्यान? ऐसा है, ये जैसे गन्ना है, गन्ने का जो बुआई का समय होता है, एक तो ये अभी शरदकालीन है जी, जो ये 15 सितंबर से शुरू हो चुका, पूरे अक्टूबर तक सही समय है, सही समय बिल्कुल है। एक होता है बसंतकालीन गन्ना जी। तो शरदकालीन गन्ने से हमें लाभ क्या है कि शरदकालीन गन्ना अगर हम समय से बोते हैं तो एक तो हमें उपज में बढ़ोतरी मिलती है बसंतकालीन गन्ने के मुकाबले में। एक उसमें गन्ने में जो चीनी होता है उसका 0.5% उसकी यूनिट भी बढ़ जाती है अधिक अवधि होने के कारण, यानी चीनी परता भी उसमें ज्यादा मिलता है, और 15 से 20% उसकी पैदावार भी हमें शरदकालीन गन्ना से मिल जाती है।
तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब हमारे किसान भाइयों को शरदकालीन गन्ना लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो लगाने से पहले किसान भाई, मान लीजिए कोई लगाना चाह रहा है, तो उसको किस्मों का चुनाव करना पड़ता है। हाँ, किस्मों का। तो कौन सी ऐसी किस्में हैं जो इस समय वो लगा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। ऐसा है, एक तो समय का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को। अभी जो ये 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक गन्ना बो देना चाहिए। दूसरा, जो स्वीकृत जातियां हैं शीघ्र पकने वाली जी, प्रजातियों का बहुत ही महत्व होता है जी। किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए शुद्ध होनार और उन्नत किस्म का बीज होना बहुत जरूरी है। यही बात लागू होती है हमारी गन्ना फसल पर जी। तो अभी क्षेत्रफल में जैसे उत्तरी भारत में CO 0238 एक वैरायटी है, अधिकांश किसान भाइयों के पास हुआ है, लेकिन उसमें एक काना रोग रेड रूट आ गया। तो किसान भाइयों को उसका क्षेत्रफल घटाने की आवश्यकता है। उसके स्थान पर और बहुत अच्छी अच्छी प्रजाति हैं, जैसे COS 13235 एक वैरायटी है, COS 17231 और ये नई नई किस्में हैं जी। COS 18231 और ये कोयम्बटूर शाहजहानपुर से ईजाद है। और कुछ प्रजातियां हैं कोयम्बटूर लखनऊ की, जैसे 14201 और COL के 16202, ये भी अच्छी किस्में हैं गन्ने की। और एक वैरायटी है CO 15023। जी डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे आपसे जरूर, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, ये नर्सरी लगाकर तो खेती होती नहीं है। गन्ने की नर्सरी लगाकर के खेती होती है? जी डॉक्टर साहब, देखो हम अभी बात कर रहे आप हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भिवानी जिला गांव बापोड़ा से बोल रहा हूँ सर। जी। अच्छा, देखिए आपने गन्ना लगाया हुआ है? सर, गन्ना कहाँ लगाऊं, पानी नहीं दे रहे, ये डैम नहीं बना रहे। बिल्कुल, आपको पानी भी मिलेगा और गन्ने की खेती भी आप कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपका सवाल है कि गन्ने की नर्सरी को लेकर के, तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो गन्ने की नर्सरी लगाते हैं। किसान भाई से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी शरदकालीन गन्ना बुआई के लिए नर्सरी की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत ही उपयुक्त समय है सितंबर से अक्टूबर का महीना, तो उसमें सीधी बिजाई का। हाँ, सीधी बिजाई का। इसमें क्षेत्र के लिए स्वीकृत जाति का ही चयन करके किसान भाइयों को उचित नमी पे बोना चाहिए। नर्सरी के लिए तो जब गर्मियां शुरू हो जाती हैं और जो मार्च अप्रैल के बाद बिजाई करते जी, हैं जी, जी। और उनको लगता है कि हमें गन्ने की बिजाई में देरी होगी, तो वो नर्सरी पहले तैयार कर लेते हैं। नर्सरी पहले तैयार उसके बाद उसकी रोपाई करते हैं। वो ना उसको गैप फिलिंग में भी यूज कर सकते हैं जी। कहीं कहीं अगर गैप हो जाता है तो पहले से नर्सरी तैयार करके उससे हम गैप फिलिंग भी करते हैं और वो बसंतकालीन बुआई के लिए उपयुक्त है। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम देवराज शर्मा है। कहाँ से बोल रहे हैं? जिला मेरठ, गांव मुल्हेड़ा। जी, क्या सवाल है शर्मा जी आपका? जी, मैंने गन्ना लगाया जी 18 CO 0118। 818 जी। ये पौधा तो बहुत अच्छा है जी। जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेड़ी नहीं होती इसकी। आपने पहली बार लगाया है? पहली बार लगा। बहुत अच्छा सवाल है किसान भाई। ऐसा है, ये एक वैरायटी है CO 0118 और करंट 2 के नाम से भी है। इसका करंट 2 भी इस प्रजाति को कहते हैं। दरअसल ये जो पेड़ी होती है ना, पेड़ी इनकी एक अनुवांशिक गुण होता है पेड़ी का। जैसे पहले एक बहुत अच्छी वैरायटी थी CO 1148, उसकी रेटो नब्बी बहुत अच्छी होती है और लेकिन वो रिजेक्ट हो चुका। तो ये जितनी भी प्रजातियां होती हैं इनका एक अनुवांशिक गुण होता है रेटोनिंग का। तो किसी प्रजाति की रेटून अच्छी होती है और किसी की कम होती है। अच्छा जी, ये है। क्या करा जाए इसमें जी? इसमें अच्छी पेड़ी के लिए किया जा सकता है कि एक तो बीज की मात्रा बढ़ा करके बोएं। दूसरा, अगर अभी आप गन्ने की कटाई करेंगे पेड़ी के लिए, तो शरद काल में कटे हुए गन्ने की पेड़ियां अच्छी नहीं होती। जैसे उत्तरी भारत में नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक बहुत ठंड पड़ती है। तो अगर आप शरद काल में गन्ना काट करके बावक फसल का पेड़ी रखना चाहते हैं तो उसमें ठंड के कारण उसका जमाव और ब्याज दोनों प्रभावित होता है। इसे मार्च में काटना चाहिए था। हाँ, इसको जब टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ उत्तरी भारत में, तो मार्च के महीने में जमीन की सतह से तेज औजार वाले किसी भी यंत्र से उसकी काट करके और उसकी पेड़ी रखी जा सकती है। ठीक है शर्मा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर
आरएस बाना जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो गन्ने के किसान भाई इस समय फसल लगा रहे हैं, क्योंकि गन्ने की फसल साल भर की होती है और गन्ने की बिजाई करते हैं, बिजाई के बाद उसमें जमाव भी काफी दिनों बाद होता है और दूर दूर बिजाई की जाती है। जो बीच की जगह रहती है तो उसमें कौन कौन सी फसलें हैं जिनको अंतः फसली के तौर पे किसान भाई लगा सकते हैं? जी, जो गन्ने का विशेषकर जो शरदकालीन गन्ना है उसकी बिजाई करते ही चूंकि सर्दियों का मौसम आ जाता है और उसमें फसल की वानस्पतिक वृद्धि धीमी रहती है, तो धीमी वानस्पतिक वृद्धि की वजह से जो स्थान है वो काफी दिन खाली रहता है और खाली पड़े स्थान में खरपतवार उगते रहते हैं। तो क्यों नहीं जो ये जमीन है इसका भी सही उपयोग किया जाए ताकि खरपतवार भी नहीं हो और किसान की आय भी बढ़े। साथ ही जो जोखिम है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक फसल आप खेत में लगाते हैं तो जोखिम कम हो जाता है, आपकी आय में वृद्धि होती है, खाली पड़ी जमीन में खरपतवार उगने की बजाय आपकी फसल उग जाती है। तो इसमें जो विकल्प हैं उनमें सबसे अच्छा विकल्प तो वो होगा कि दलहन वर्गीय फसलों की खेती अंतः फसलीकरण में के रूप में की जाए, जिससे कि क्योंकि दलहनी फसलें नाइट्रोजन यौगिकीकरण का काम करती है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण होने से जो मृदा उर्वरता है वो दीर्घकालिक मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। और जो दलहन वर्गीय फसलों में हम बात करें तो सबसे अच्छा जो विकल्प है वो मटर का मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि एक कैश क्रॉप है। इसके अलावा चना और मसूर भी काफी प्रसिद्ध है। और जो आजकल सरसों के अलावा एक नया ट्रेंड हो रहा है, जो सब्जी वाली फसलें हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और सब्जी वाली फसलों में मुख्य रूप से आलू है, पालक है, धनिया है और कुछ किसान गोभी वर्गीय फसलें हैं उनको भी लगाते हैं। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनको लगा सकते हैं, मृदा उर्वरता भी बनी रहेगी, किसान को आय भी निरंतर मिलती रहेगी और बहुत अच्छी विकल्प हैं जोखिम की परिस्थिति में। और शुरुआती जो बढ़वार वानस्पतिक वृद्धि धीमी होती है जो ठंड के मौसम में, उससे बचने के लिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत सी फसलों का जिक्र किया है, लेकिन ये फसलें जो हमारे किसान भाई आमतौर पे बोते हैं जी, उसमें तो किसी क्रियाओं से लेकर बीज की मात्रा अलग तरीके से है, लेकिन क्योंकि इसे यहाँ पे अंतर फसली के तौर पे करते हैं जी, क्योंकि गन्ने की मांग कुछ और है पानी की, हाँ, और जो दूसरी फसलें हैं उनकी मांग कुछ और है, हाँ, और उर्वरकों की भी मांग अलग अलग होती है। तो इसको किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है? इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये ना जैसे संतुलित भोजन का महत्व मानव जीवन में है, वैसे ही फसलों को भी संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक उर्वरकों का प्रयोग भी न करें। गन्ने की जो आवश्यक उर्वरक हैं उनका उपयोग करें और जो अंतः फसल लगाते हैं उस बीच की दूरी में अंतः फसल की आवश्यकता के अनुसार उसके संस्तुत उर्वरकों का उपयोग करें। जैसे कि आप सरसों की फसल ले रहे हैं तो 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन जो सरसों को आवश्यक है और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और उतनी मात्रा में पोटास, वो गन्ने के अलावा सरसों के जो 2 कतारें बीच में लगाते हैं, 2 ट्रेंच के बीच में गन्ने के, उनमें उतनी मात्रा उर्वरकों की जरूर दे दें। जी डॉक्टर साहब, बात आपसे जारी रखेंगे, किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सतपाल सिंह, तहसील मवाना, जिला मेरठ। जी सतपाल जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, 35 बोया था जी, तो 38 में तो रोग आ गया। जी बिल्कुल, उसमें कई बीमारियां आ गई। तो 35 बीज ठीक है या 18 ठीक है, कौन सा ठीक है, मैं सर आप ये बताएं। जी अभी बिल्कुल हमारे साथ श्रीपाल राणा जी हैं और निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे और आपका समाधान बताएंगे। हाँ, देखिए चौधरी साहब, ये आपने सही बताया कि जैसे CO0238 है वो तो काना रोग से ग्रसित हो गया, रेड रूट आ गया, और जब किसी वैरायटी में रेड रूट आ जाता है तो वो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, क्योंकि रोग को अधिक फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ये वैरायटियों का ऐसा क्रम है कि इनकी अवधि होती है, कोई पुरानी वैरायटी चली गई फिर नहीं आएगी। तो साथ के साथ ही बहुत सारी वैरायटी जैसे COS 13235 है, वो भी अभी किसानों के खेत पर चली गई है गन्ना अनुसंधान केंद्र से। और 17231 भी एक वैरायटी है, जैसे मैंने पहले बताया था। 18231 भी एक वैरायटी है, जिसकी आपने चर्चा की CO0118, वो भी एक वैरायटी है। ये वैरायटी गुणों के आधार पर 19-20 होती है। जैसे किसी वैरायटी में थोड़ा
जमाव पहले हुआ, किसी में 20 दिन पहले, किसी में 25 दिन पे, किसी का 30 दिन पे होता है। इसी तरह से इसमें टिलरिंग होती है, किसी में थोड़ी टिलरिंग कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। इसी तरह से इसमें एक मोर्टिलिटी भी होती है। जैसे आप लोग कहते हैं ब्यात मर गया, तो ब्यात मरने का भी प्रतिशत हर वैरायटी में अलग अलग होता है। और इसी तरह से जब ये वैरायटी अलग अलग है तो इनका स्वभाव भी अलग अलग। तो आप जितनी भी वैरायटी हैं आप उनको थोड़ा थोड़ा बोइए, और एक साल में पूर्ण रूप से किसी भी प्रजाति का किसान को पता नहीं चल पाता कि इसकी पैदावार किस तरह की होगी। ब्याज तो 35 में बहुत है, लेकिन ब्याज मर रहा है। हाँ, मैं बताऊंगा। ऐसा है, जो वैरायटी थोड़ा सा पतली होती है ना, तो उसमें ब्यात स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। जो वैरायटी मोटी होती है उसमें ब्यात कम होता है। और जो वैरायटी मोटी होगी तो स्वाभाविक रूप से उसकी रेटून भी थोड़ी कम होती है। जैसे 0238 वैरायटी है, इसमें चीनी का परता भी अच्छा है, इसकी पैदावार भी अच्छी है। तो जो अधिक लंबी पोरियों का गन्ना होता है ना, तो उसमें थोड़ा ब्यात कम होता है। ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दे दिया है और एक दूसरे किसान भाई भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। राम राम जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम अतर सिंह है साहब जी। कहाँ से बोल रहे हैं अतर सिंह जी? सोनीपत। मेरा सवाल एक तो ये है कि कौन सा गन्ना लगा सकते हैं हम, कौन सी टाइप का? चौधरी अतर सिंह जी। हाँ जी। ऐसा है, गन्ने की ना बहुत सारी नई किस्में हैं। और अच्छा। जैसे मैंने पहले भी बताया एक किसान भाई को, नई किस्मों में COS 13235 एक बहुत अच्छी वैरायटी है, शीघ्र पकने 13235, कोयम्बटूर शाहजहानपुर 13235। और एक वैरायटी है 17231, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है, बिल्कुल नई है वैरायटी, ये भी COS कोयम्बटूर शाहजहानपुर की है। ये हमारा यहाँ हो सकती है सोनीपत में? हाँ, सोनीपत में हो सकती है। सोनीपत में हो रही है, और कुछ किसान भाइयों के यहाँ है जो अच्छी चल रही है किसानों के खेतों में। ठीक है। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अंतः फसलीकरण की गन्ने की फसल के साथ साथ, लेकिन जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करना चाह रहे हैं, मान लीजिए इस समय शरदकालीन लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें खेत की तैयारी हो गई, किस तरीके से मिट्टी की जांच भी उनको करानी है और जो बीज है उसका भी उपचार कराना है जी। लेकिन डॉक्टर साहब, हम किसान को इग्नोर नहीं कर सकते, किसान का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। इंद्रवीर तेवतिया, गाँव लक्ष्मीगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सारी पंचायत को पहले राम राम जी। राम राम जी, राम राम। सवाल ये है, अभी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जिनमें काफी है उनमें चलने निकलते हैं और बढ़िया पेड़ी सूखती है जी। साल भर के लिए जो हम खेत अब से बो के घेरेंगे, उसमें हम सहफसली खेती भी तो कर सकते हैं जी। हाँ, जी बिल्कुल। आज का हमारा विषय ही है कि हम उसके साथ सहफसली खेती या अंतः खेती, तो वही चीज है, उसके संबंधित ही हम आज कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे डॉक्टर बाना जी ने कई फसलों का भी जिक्र किया है कि उनको लगा सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो वो भी आप दे सकते हैं। तो सुझाव केवल ये है सभी किसान भाइयों के लिए जी। और जो हमारे डॉक्टर से बैठ के मीटिंग करके सब चीजों को निकालते हैं, उसमें ऐसी फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी की जांच के विषय में, और कौन सी फसल के साथ कौन सी सहफसली खेती, मूली, शलजम या साग, इस तरह की सब लोगों को बताएं जिससे दोहरा लाभ हो। जी बिल्कुल, हम दोहरे तेरे लाभ की ही बात करते हैं। हमारे विशेषज्ञ बिल्कुल तैयार रहते हैं। और डॉक्टर राणा जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए तेवतिया जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। शरदकालीन गन्ना बुआई का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जब हम शरदकालीन गन्ने की बुआई करते हैं और या उसका जमाव के बाद एकदम इस क्षेत्र में तापक्रम गिर जाता है और फिर गन्ने की जो बढ़वार होती है वो ठहर सी जाती है, यानी कि उसमें फोलिएज कम होता है और बढ़वार कम होती है। तो ये फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इतना समय मिलता है। तो हम उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जितनी भी रबी की फसलें हैं, जैसे सरसों है, मूली है, सलजम है, मेथी है, पालक है, लहसुन है, प्याज है,
तो वो क्षेत्रीय अनुकूलता के आधार पर, कृषि निवेशों की उपलब्धता के आधार पर किसान भाई अपनी फसल का चुनाव करके और उसी समय गन्ने के साथ इन अंतर फसलों को बो सकता है। जी बिल्कुल तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर बाना जी, आपसे बातचीत चल रही थी कि जो हमारे किसान भाई अंतर फसली लगाना चाहते हैं तो उसमें कौन सी कृषि क्रियाएं करें जिससे दोनों फसलें हमारी अच्छी चलें, एक दूसरी फसल का दूसरे के साथ कंपटीशन ना हो। जो अंतर फसलीकरण का है मुख्य सिद्धांत ही यही है कि जो गहरी जड़ों वाली फसलें हैं उनके साथ उथली जड़ों वाली फसलें है उनकी बुआई करें, जो ज्यादा बढ़वार वाली फसलें हैं उनके साथ छोटी बढ़ने वाली फसलें, ताकि आपस में प्रतिस्पर्धा न हो, और दलहन वर्गीय फसलों के साथ गैर दलहनी फसलें लें। तो गन्ना की जहां तक बात है, इसमें जो दलहन वर्गीय फसलों के ऑप्शंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कुछ सब्जियों वाली फसलें हैं वो भी आर्थिक लाभ की दृष्टि से अच्छी है। इसके अलावा जल प्रबंधन में एक समस्या आती है विशेषकर, तो आजकल ड्रिप सिंचाई विधि और से भी गन्ने की खेती हो रही है और बहुतायत से हो रही है। तो जो ड्रिप सिंचाई पद्धति आप अपनाते हैं तो जल उपयोग दक्षता भी बढ़ती है, लगातार भूजल गिरता जा रहा है, वो एक बड़ी विकराल समस्या है। ऐसी सारी परिस्थितियों से बचने के लिए ड्रिप से सिंचाई करें ताकि गन्ने को भी पानी मिल जाए और जो फसल है उसको भी मिल जाए। यदि जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम सिंचाई में जल प्रबंधन की भी बात करेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन ले लें। जी हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं, कहाँ से? जयपाल भाटी अमरोहा। हाँ जयपाल भाटी जी, क्या सवाल है? सर मैं एक बात तो ये कह रहा है कि 5 महीना जुताई होती है गन्ने की, बीच में फसल कहाँ हो जाएगी? और दूसरी बात यह है कि आज से 25 साल पहले सफेद गन्ना 223 होता था, जो 2007 में बंद कर दिया मिलों ने जी। वो गन्ना 23 के नाम से था 223। देखो वो जो गन्ना बंद कर दिया गया उसकी किस्में तो मिलना मुश्किल है, लेकिन जो जुताई हाँ हमारे पास है। आपके पास है? हाँ। तो आप फिर उसका उत्पादन करते हैं तो उसका क्या प्रयोग करते हैं? वो दिन में से ट्राली लौटाएगा हमारी। भाटी जी ऐसा है कि ये एक ऊपर से जो शासन की व्यवस्था होती है, जितनी भी अस्वीकृत प्रजातियां हैं गन्ने की उनको चीनी मिल नहीं लेता, और उनसे बहुत अच्छी अच्छी किस्में अब उपलब्ध हैं। तो नई किस्में जो मैंने बताई थी उनका आप समय से बीज लेकर के और उनकी बुआई करें। जी निश्चित तौर पे फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसान भाई हमारे कार्यक्रम मतलब अभी शुरू किए हैं सुनना, तो उनके लिए विशेष तौर पे जानकारी में बता देते हैं कि आज का जो हमारा विषय है गन्ने के साथ साथ सहफसली खेती, कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं और उसमें कौन कौन सी कृषि क्रियाएं की जा सकती हैं, और साथ साथ कि किस तरीके से जल प्रबंधन है, उर्वरक प्रबंधन है, क्योंकि जब 2 फसलें साथ साथ लगती हैं तो कैसे करें। और डॉक्टर बाना जी थोड़ा सा आप इस पे हमारे किसान भाइयों को बताइए कि किस तरीके से आप जल प्रबंधन की बात कर रहे थे, किस तरीके से करें। यदि आप ट्रेंच में बुआई करते हैं तो क्या है कि ट्रेंच में आप पानी देते हैं यदि खुली विधि से, तो भी जो दलहन वर्गीय फसलें हैं जैसे कि चना है, मसूर है, इनको पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, तो इनको एक्स्ट्रा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और आजकल जो ड्रिप यानी कि बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई है, उससे अगर खेती करते हैं तो जल उपयोग दक्षता बढ़ती है, कम पानी में अधिक पैदावार होती है, और जो क्योंकि गन्ने में पानी भरने से साथ में जो दलहनी फसलें लगाते हैं वो खराब हो जाती है बहुत बार पानी भरने से, तो वो उस वाली समस्या से बच सकते हैं। और उसकी वजह से ही फिर दूसरी फसलें लगानी पड़ती है जिसमें ज्यादा उर्वरकों की आवश्यकता होती है और वो पानी भरने को भी सहन कर सकती है। तो उस समस्या से बचने के लिए आप ये इस तरह से टपक सिंचाई विधि की तरफ जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? रघुराज सिंह जी, गाँव लंगला, जिला बागपत। मैं जो नई प्रजाति का बीज जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा जी? डायरेक्ट मान लो 1-2 क्विंटल ले आके अपने घर नर्सरी तैयार कर लें, कहाँ से मिलेगा जी ये? हाँ रघुराज जी, बहुत अच्छा। देखिए आप के पास में गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर में है,
हाँ मुजफ्फरनगर है जी। हाँ, तो बहुत दूर भी नहीं है। और हाँ जी। आपको क्या करना है कि आपके चीनी मिल की जो समिति है, गन्ना समिति, हाँ जी। तो आप गन्ना समिति में जाइए और वहाँ एक आप उनको लेटर लिखिए कि ऐसे ऐसे मैं रघुराज सिंह फलाना गांव और मुझे गन्ना अनुसंधान केंद्र से इस फला प्रजाति का बीज उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो वो उस पे लेटर पे मोहर मार देंगे और आप सीधे जाकर के वहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र से समस्या है ना, गन्ना मिल जो बीज देता है ना। हाँ हाँ, एक तो वो आज मान लो एक तरफ से तो काट के गन्ना लाते हैं, बरी गन्ना बीमार गन्ना आ जा। हाँ हाँ, और एक जो कई दिन लेट हो जा रही। अच्छा चलो मैं और बता रहा हूँ कि आप वहाँ सीधा गन्ना अनुसंधान केंद्र पे जाएं और वहाँ गन्ने की बहुत सारी नई नई प्रजातियां हैं जो आप सुन भी रहे होंगे, और जो भी आपको अच्छी लगे तो वहाँ आप सीधा भी गन्ना अनुसंधान केंद्र से ले सकते, मिल सके। हाँ बिल्कुल आप, लेकिन शुरू में किसी भी प्रजाति का बीज आपको थोड़ा ही मिलेगा और थोड़ा ही लेना चाहिए बीज शुरू में। सोचा एक आध क्विंटल मिल जाए जिससे अपना ग्रुप पैदा कर लेते। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका यही तरीका होता है कि जैसे आप पहले से गन्ना बो रहे हैं और अगर आपको थोड़ा सा 10 किलो 20 किलो 15 किलो जितना ही मिल जाए नई प्रजाति का बीज ला करके और आप स्वयं उसको बीज को तैयार कर लेना चाहिए और ऐसे ही करना चाहिए, यही तरीका है। एक तो नहीं जी, मेरे ख्याल से तो मार्च में गन्ना लगेगा, उस टाइम मिल जाएगा। हाँ मार्च में मिल जाएगा, अब भी मिल जाएगा। सब माने आप तो ना 38 का ज्यादा है, 90% 38 है हमारे मिल में। हाँ, अब उसमें बीमारी आ गई और अब उसको बदलाव की आवश्यकता है। नई नई किस्मों का बीज आप गन्ना अनुसंधान केंद्र से लेकर के और आप समय से बुआई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात हो, तो मैं ना नैनो यूरिया लगाना सोच रहा जी, स्प्रे करना सोच रहा। नैनो यूरिया आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें कोई कीटनाशक दवाई भी नहीं मिला दूंगा। हमने देखा है बहुत सारे किसान भाई कीटनाशक के साथ भी स्प्रे करते हैं और वो क्योंकि उनसे उनके श्रमिकों की बचत होती है तो कर रहे हैं काफी क्षेत्र में। तो अभी तक तो कुछ ऐसे नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। नैनो यूरिया ठीक है, उस पर काफी अनुसंधान हो रहा है और अनुसंधानों में पाया गया है कि लगभग 25% के आसपास तक जो नाइट्रोजन है वो नैनो यूरिया से देते हैं किसान, तब तक कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही होता है। और जो पोषक तत्वों की जो नाइट्रोजन का नुकसान हो जाता था तो ये सीधा पत्तियों पे डालते हैं तो उससे पूरी की पूरा पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। यदि ज्यादा मात्रा में आप यूरिया डालेंगे तो निश्चित तौर से कीट और रोगों का प्रकोप ज्यादा होगा और मिट्टी है उसकी सेहत भी खराब होगी। तो जितना संस्तुत है 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से ही 3 भागों में बांटकर और नाइट्रोजन देनी चाहिए। तो इससे आप नैनो से उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 25% तक आप नाइट्रोजन। नैनो की जो नई शीशी आ रही थी उसमें 5 बीघे की देते हैं जी, नहीं आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आप नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और उससे आपकी मृदा की भी सेहत ठीक रहेगी और साथ साथ आपका पर्यावरण के लिए भी ठीक है जी, क्योंकि जो उससे उत्पाद मिलता है उसमें भी आपको ज्यादातर जो कीटनाशक हैं उर्वरक हैं उनकी मात्रा कम जाती है जी। वो ऐसा होता ही है, जैसे नाइट्रोजन का बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो क्या होता है, एक तो नीचे वो बहकर चली जाती है तो भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही यदि सतह पर छोड़ देते हैं तो वाष्पीकरण होकर और पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जाके और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। तो हमें ऐसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे कम से कम पोषक तत्व से ज्यादा पैदावार हो और नैनो यूरिया भी उनमें एक तकनीक है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन डोज है उसको विभाजित करके दे और इस तरह से। जी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं जैसे अंता फैसले और सह फसले के जी। तो अगर हमारे किसान भाई गन्ने के साथ सह फसले लगाते हैं तो क्या उसकी जो लाइन से लाइन दूरी है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या उसको कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं क्योंकि अच्छा उत्पादन लेने के लिए? जी, अच्छा उत्पादन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अच्छा उत्पादन से लेने के लिए कतारों में बुआई करें और गन्ने को जो सर्दकालीन गन्ना है उसको लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर तक भी लगा सकते हैं और जो बीच में जगह बचती है उसमें जो ज्यादा दूरी पर लगाने वाली फसलें हैं जैसे कि मक्का की फसल लेते हैं तो उसकी एक कतार ले सकते हैं। यदि आप सरसों या आलू की फसल लेते हैं तो उसमें 2 कतार लगा लें और सरसों की कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रख लें और 2 कतार गन्ने की 2 ट्रेंच के बीच में आराम से लग जाएगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और उसमें यह होता है कि बीज की मात्रा जो है
वो लगभग आधी हो जाती है, क्योंकि वो जो सरसों की प्योर फसल लेते हैं उसकी तुलना में लगभग तो 2 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर पर्याप्त रहता है सरसों की फसल लेते हैं। तो इस तरह की थोड़ी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी अंतर फसल की भी पैदावार अच्छी मिल जाएगी और जो गन्ना की फसल है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर श्रीपाल राणा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसान भाई गन्ने के साथ दूसरी सहफसली खेती लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए कुछ विशेष किस्मों का भी चुनाव करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है लाल साहब। ऐसा है, शरदकालीन गन्ना बुआई के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे लाइन से लाइन की दूरी कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में जी। जैसे डॉक्टर बाना साहब ने बताया 90 सेंटीमीटर की दूरी पे, 120 सेंटीमीटर की दूरी पे या 150 सेंटीमीटर की दूरी पे। वो इसलिए होता है कि जो उसके साथ आप अंतर फसल लेना चाहते हैं उसका स्वभाव कैसा है जी, और वो जो भी आप अंतर फसल लेंगे, एक तो वो सीधी बढ़वार वाली होनी चाहिए और बहुत अधिक लंबाई की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी अंतर फसल ऐसी नहीं लेनी चाहिए कि जो गन्ने के फसल के ऊपर छाया बनाए, ये बहुत ही नितांत आवश्यक है। और बहुत लंबी अवधि की फसल भी नहीं लेनी चाहिए अंतर फसल में, अन्यथा वो अगर लंबी अवधि की है तो वो फिर गन्ने की फसल के लिए थोड़ा सा उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। सुरेश पाल सिंह चौहान बड़ौत बागपत से बोल रहा हूँ। जी सुरेश पाल जी, क्या सवाल है आपका? जो डॉक्टर साहब मुजफ्फरनगर वाले हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र वाले, जी जी जी, अभी बता रहे थे, मैं गया था वहाँ सीधा बीज नहीं देते, वो ये कहते हैं अपने गन्ना समिति से लिखवा के लाओ। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने यही बताया है कि आप गन्ना समिति में जाइए, वहां से आप लिखवा के ले जाएंगे, जब चिट्ठी देंगे तब वो आपको बीज देंगे। नहीं वो तो देंगे साहब, ये कहते हैं वहाँ कहते हैं फिर के ये लखनऊ जाएगा तब मिलेगा, पता नहीं कौन कौन। हाँ मैं बता रहा हूँ, ऐसा है, ये जितनी भी गन्ना समितियां हैं तो ये सरकार द्वारा, ये गन्ना विकास विभाग के द्वारा हर गन्ना समिति को प्रजातियों का बीज आवंटित किया जाता है। तो ये गन्ना समितियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र के किसानों को अनुसंधान केंद्रों से नई नई किस्मों का बीज ला करके उपलब्ध कराए, ये व्यवस्था है। तो वो मैंने पहले ही बताया था कि आप वहां लेकर के जाइए और आप उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाइए, तब आप गन्ना अनुसंधान केंद्र पे जाइए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी है, अगर उनके पास बीज है, क्योंकि नई नई किस्मों का बीज शुरू में कम होता है, तो अगर उनके पास बीज पर्याप्त मात्रा में है तो आप सीधे जाएंगे तो सीधा भी थोड़ा बहुत बीज वो आपको दे देते हैं उपलब्धता के अनुसार। पहले नाम लिखवाना पड़ेगा जाके? नहीं, नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए गन्ना अनुसंधान केंद्र है और आप वहाँ सीधे जाइए और आप वहाँ नई नई किस्में देखिए और भी तकनीकी देखिए, और वहाँ आप सीधा ऐसे ही चले जाइए और एक एप्लीकेशन लिख करके आप दे दीजिए। अगर उनके पास बीज है तो वो जरूर दे देंगे। आप तो वहीं मिलेंगे जहाँ वो दफ्तर में ही? हाँ मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। सुनो, अगर आपको बीज चाहिए तो वहाँ पे आसपास में जो आपके चीनी मिल हैं वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। रंबाला में और बागपत में हर चीनी मिल क्षेत्रों में आधार पौधशालाएं नई नई किस्मों की हैं। आप समिति में जाके पता करिए तो आपको आसपास हो सकता है आपके गांव में वो बीज उपलब्ध हो जाए। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाना जी। अब हम आपसे जानना चाहूंगा कि जो किसान भाई अंतर फसली लगाते हैं जी, और उसके बाद सिंचाई प्रबंधन की आपने बात कह ली, लेकिन जब उर्वरक की बात आती है, क्योंकि बहुत सी फसलों को उर्वरक चाहिए होता है ज्यादा, जैसे गन्ने को ज्यादा चाहिए, लेकिन बहुत सी जो आपने फसलें बताई जैसे चना को चाहिए नहीं, मटर को बहुत कम चाहिए होता है जी, क्योंकि वो खुद उर्वरक उत्पादन कर लेते हैं जी। इस स्थिति में किस तरीके से, और दूसरा गन्ने की बिजाई नीचे होती है तो उसके साथ डालते हैं उर्वरक, और ये फसलें लाइनों में बोई जाती हैं, तो ये किस तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाए? वही करना चाहिए। गन्ने की जहां कतार लगाई जाती है तो उसके गन्ने के लिए आवश्यक जो उर्वरक है वो उसके नीचे उर कर देना चाहिए, ताकि जो जड़ें हैं उनको जैसे बढ़वार होती है वहीं पोषक तत्व मिल जाए। और चूंकि बीच में काफी बड़ा एरिया रह जाता है, अंतःफसलीकरण करते हैं तो 120 से 150 सेंटीमीटर तक की भी दूरी रखते हैं, तो उतनी दूरी में उर्वरक डालना यदि अंतःफसलीकरण नहीं करते हैं तो समझदारी नहीं है।
अंतःफसलीकरण करते हैं तो उस दशा में जितना अंतःफसल को उर्वरक संस्तुत है उतना उस क्षेत्र में डालें, और जो बीज है उससे लगभग 5 सेंटीमीटर गहराई में और 5 सेंटीमीटर साइड में ऊर कर मिट्टी में डाल दें, ताकि जो फसल जो अंतःफसल लगाते हैं साथ में उसकी जड़ों की वृद्धि होते ही उसको जड़ तंत्र के पास में ही पोषक तत्व मिल जाए। तो जैसे कि आप सरसों की फसल लगाते हैं तो उसके लिए संस्तुत जो 60-40 या 60 से 80 और 40-40 है। इसी तरह से दलहन वर्गीय फसलों में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और उतनी ही मात्रा में पोटास। तो ये सब उनके अनुसार जहां पे अंतःफसल की लाइनें हैं वहां पर वो पोषक तत्व डालें, ताकि दोनों ही फसलों को कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो और उनको पूर्ण पोषण मिले और अच्छा उत्पादन मिले। तो इसमें जो निकाय गुड़ाई का काम, क्यों गन्ने की फसल में निकाय गुड़ाई की ज्यादा आवश्यकता होती है, वो कैसे की जा सकती है? देखो, एक तो अंतःफसल लगाने से क्षेत्र खाली नहीं रहता, तो आराम से खरपतवार है वो काफी कम हो जाते हैं। दूसरा, निराई गुड़ाई करते समय ध्यान रखें कि जो अंतःफसल की भी और गन्ना की भी जड़ों को कोई नुकसान नहीं हो, मिट्टी चढ़ाते टाइम भी गन्ने में, तो ये चीजों का ध्यान रखें। बिल्कुल किसान भाइयों, निश्चित तौर पे अगर आप ध्यान रखेंगे आप गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, साथ में दूसरी फसलों से भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर श्रीपाल राणा जी, डॉक्टर आर.एस. बाना जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये हमारा विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम था गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। आज का हमारा फोन इन कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।